पैवस्ता राहे शजर से उम्मीद बहार रख, आने वाले इम्तिहान के लिए अपनी तैयारी रख। तो हाँ भाई भैया, क्या हाल है? आज की वीडियो में हम कैम्ब्रिज ओ लेवल बायोलॉजी का पेपर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट इज फ्रॉम द अक्टूबर नवंबर 2023 सीरीज वेरिएंट 21 है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपने इम्तिहानात की तैयारी वाज़ेह तौर पे सही तरीके से कर पाएंगे, उम्मीद करते हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है? ह्यूमन ब्लड हैज़ मैनी डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस। तो वो कहता है कि इंसान का जो खून है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो मैच ईच कंपोनेंट टू इट्स फंक्शन बाय ड्राइंग अ लाइन बिटवीन देम, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो उसने कहा भाई मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड दिए, यहाँ पे मैंने उनका फंक्शन दिया है। तो आपने बताना है कि इनका कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड का क्या फंक्शन है। आरबीसी का उसने पहले लिख दिया, ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन, ठीक है। प्लेटलेट का क्या फंक्शन है? इन सारों में से इनगल्फ पैथोजन नहीं, प्लेटलेट कभी भी पैथोजेंस को इनगल्फ नहीं करता। प्लाज्मा प्लेटलेट मेक्स एंटीबॉडीज नहीं। प्लेटलेट ट्रांसपोर्ट्स फाइब्रिनोजन नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेटलेट इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग, प्लेटलेट इज इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग। प्लाज्मा का क्या काम है? प्लाज्मा का काम है फाइब्रिनोजन को ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन होती है, फाइब्रिनोजन होती है, वो सारी हमारे पास ब्लड प्लाज्मा के अंदर के थ्रू ट्रेवल करती है। तो और जो फैगोसाइट्स हैं, फैगो से याद रखना है, दे इनगल्फ द पैथोजन रैग या लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का क्या काम होता है? टू मेक एंटीबॉडीज। तो डब्ल्यूबीसीज जो है वो हमारे पास एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। पार्ट बी में वो क्या कहता है? एक्सप्लेन हाउ आर रेड ब्लड सेल इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। नंबर एक चीज तो ये रेड ब्लड सेल, लेट्स सपोज दिस इज सर्कुलर रेड ब्लड सेल। एक तो उसकी शेप ऐसे होती बाई कनकेव है, ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं, कनकेव, हाँ ठीक, ऐसे। ये तो मैंने बाई कनकेव लेंस बना दिए, बल्ब वो किसी हद तक इस शेप से रिजेंबल करता है। खैर, उसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता, और जो हमारे पास हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है उसने साइटोप्लाज्म के अंदर आके अपना क्याम करना है। तो अगर तो न्यूक्लियस होगा नहीं तो उसकी जो साइटोप्लाज्म है हमारे पास आरबीसी का, उसमें ज़्यादा स्पेस होगी, सो दैट इट कैन एक्वायर मोर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। तो नंबर एक चीज़ ये। नंबर दो पे ये कि हमारे पास जो आरबीसी मॉलिक्यूल है, चूंकि वो बाइकनकेव होता है, उसकी वजह से उसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होता है, सो इट कैन टेक अप मोर ऑक्सीजन। और उसके अलावा ये जो हमारे पास आरबीसी मॉलिक्यूल है, दैट इज इलास्टिक इन नेचर। तो ख़ास तौर पे जब इसने कैपिलरी के थ्रू गुजरना होता है तो कैपिलरी के थ्रू इजीली आरबीसी पास कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है, इट इज़ नॉट टफ। सो दीज आर द थ्री मेन रीजंस व्हाई आरबीसी स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। नंबर 1 पे आप लिखेंगे इट डज नॉट हैज अ न्यूक्लियस so that it can give space to more hemoglobin molecules in its cytoplasm. Hemoglobin molecules in its साइटोप्लाज्म। नंबर एक चीज ये। उसके बाद आपने उसको लिखना है कि इट हैज अ बाई कनकेव शेप, इट हैज अ बाई कनकेव शेप which increases the surface area to take up oxygen। और उसके बाद आप लिखेंगे एंड पे कि जनाब ये इलास्टिक होता है, इलास्टिसिटी की वजह से ये इजीली हमारे प्लस ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड कैपिलर्स के थ्रू अपनी शेप चेंज कर लेता है और आसानी से मूव कर लेता है। इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, इट इज़ इलास्टिक इन नेचर, so it can easily change its shape and go through capillaries या blood vessels, go through blood vessels, ठीक है जी। पार्ट 2 में वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ आरबीसीज इन 1 mm³ of blood is called an RBC count. A normal RBC count for a female is 4.2 to 5.4 million cells in 1 mm cube. Suggest two factors that could lead to a change in
द आरबीसी काउंट इन आ 25-year-old फीमेल, एक 25 साल खातून है, तो उसमें जो हमारे पास आरबीसी काउंट है उसमें चेंज की वजूहात क्या है। उसने ना तो हमें कहा है कि डिक्रीज की वजूहात क्या है, ना तो कहा है कि इंक्रीज की वजूहात क्या है। डेट कुड लीड टू अ चेंज इन द आरबीसी काउंट। तो इनकी हमने दो वजूहात बतानी है। तो दो आपने इसके जवाब देना। नंबर एक चीज जो आप में से हर किसी बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आनी चाहिए वो होती है हमारे पास अनीमिया। अनीमिया क्या होती है, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं खून की कमी। अच्छा, अनीमिया क्यों होती है, अब इसको जरा बात कर लेते हैं। अनीमिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, एफ ई की डेफिशिएंसी से हमारे पास अनीमिया होता है। अब क्या है कि जो आयरन है इट इज इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द हीम, और जो हीम है दैट अटैचेस विद द ग्लोबिन सो दैट इट मेक्स हीमोग्लोबिन एच बी, एंड दैट एच बी, ये जो एच बी है ये रिजाइड करता है हमारे पास एक आरबीसी के न्यूक्लियस के अंदर। अब आप कहो कि डेफिशिएंसी ऑफ आयरन की वजह से हमारे पास जो है हीमोग्लोबिन जो है वो तो कम मैन्युफैक्चर हो सकती है, उसका आरबीसी से क्या ताल्लुक। लेकिन आरबीसी को भी, आपकी बॉडी को भी एक आरबीसी मैन्युफैक्चर करने के लिए हमारे पास बोन मैरो को भी एक एडिकेट अमाउंट ऑफ जो हमारे पास आयरन है वो रिक्वायर्ड होती है। आयरन इज एन इसेंशियल मिनरल जो आपकी बॉडी को हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो आयरन नहीं होगा तो आपका आरबीसी सेल जो है वो मैन्युफैक्चर होगा नहीं, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट नीचे जाएगा। तो नंबर वन थिंग इज अनीमिया। दूसरी चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे ब्लड लॉस ड्यू टू मेंस्ट्रुएशन, जो कि वुमेन्स में होता है हमारे पास, या फिर आप उसमें लिख सकते हैं हमारे पास एक्सीडेंटल लॉस ऑफ ब्लड। अब ब्लड लॉस हुआ, ब्लड लॉस होगा तो ऑब्वियसली आपके सारे आरबीसी गए, तो आपका आरबीसी काउंट विद इन द बॉडी डिक्रीज कर गया। तो ये दो चीजें भी लिख सकते हैं। तीसरी चीज जिसका कुछ लेना देना नहीं है हमारे पास यहाँ पे उसके साथ लॉस का या अनीमिया के साथ कुछ लेना देना नहीं है, दैट इज आल्टीट्यूड। मतलब जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, जितना ऊपर जाते जाएंगे, ऊपर जाते हुए ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपका लेवल ऊपर होगा तो ऑक्सीजन की जो हमारे पास अमाउंट है वो तो करेगी डिक्रीज। अब आप कहोगे ऑक्सीजन अमाउंट डिक्रीज करेगी, तो अब कुछ लोग बगैर सोचे ही कह देंगे कि यहाँ पे आरबीसी जो है हमारे पास आरबीसी काउंट जो है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। ऐसा नहीं है। देखिए होना क्या है, ऑक्सीजन एक वेरिएबल है, हीमोग्लोबिन एक वेरिएबल है, और हमारे पास आरबीसी एक वेरिएबल है। यहाँ पे हम आरबीसी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है कि ऑक्सीजन की अमाउंट हमने डिक्रीज कर दी, हीमोग्लोबिन को आप साइड पे रखें। आप यहाँ पे उसको एक आइडियल सिस्टम की मिसाल ले लेंगे कि उस बंदे ने मांड के आयरन खाई हुई है, ठीक है ना, आयरन में बिल्कुल कमी है ही कोई नहीं, उसके पास हीमोग्लोबिन जो है वो तो ढेर सारे हैं, लेट्स उसके पास 50 हीमोग्लोबिन हैं। अच्छा, अब आरबीसी का क्या, अब देखें ऊपर गए आप, आपकी जो ऑक्सीजन की वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी। उससे क्या है कि आपका ब्रेन सिग्नल करेगा आपकी बॉडी को कि भाई आरबीसी जो है, आरबीसी काउंट वो इंक्रीज कर दो। इसको कहते हैं हम पॉलीसाइथीमिया। एक तो हमारे पास अनीमिया, एक होता है पॉलीसाइथीमिया जिसमें आरबीसी काउंट हमने बढ़ाना होता है। जब आरबीसी काउंट बढ़ेगा तो आरबीसी काउंट ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन को अपने अंदर इनगल्फ करेगा, और जितने ज्यादा हीमोग्लोबिन होंगे, जितने ज्यादा 1 2 3 4 5 हीमोग्लोबिन होंगे, देखें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द गैस जो इन द एटमोस्फेयर है वो 2 नहीं है, या वो 2 नहीं है या 3 नहीं है, दैट इज 2 पर समथिंग, 2 पर यूनिट वॉल्यूम जो है उस तरह है ना। ये तो नहीं कि उसने 2 वैल्यू लिख दी कि 2 ग्राम है, इतना है, 2 पर यूनिट वन वॉल्यूम ऑफ एयर है। तो इसी तरह अगर हमारे पास हीमोग्लोबिन ज्यादा होंगे, सो दे वुड बी एबल टू एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, दे वुड बी एबल टू अटैच मोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसकी एक मिसाल ये कि आपने बाजार जाना है, बाजार से आपने चिकन लेके आनी है, ठीक है, आप एक बंदे को भेजते हो, एक बंदा जो है 10 घंटे लगा के आता है फिर चिकन ले आते हैं। आप 10 बंदों को भेज दो, बाजार तो एक ही है, तो 10 बंदों ने जल्दी सारा बाजार एक एक 10 को डिवाइड कर दो, 10 ने 10 की 10 चिकन शॉप्स में जाके आपको कहीं ना कहीं से 1 किलो गोश्त जिसकी आपको तलब थी वो पहुंच ही जाना है। तो कहने का मकसद ये है कि एज you increase altitude, oxygen decreases, polycythemia occurs and RBC count goes up। वैसे इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है ओ लेवल के लेवल्स पे, तो खैर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं altitude।
उसने चेंज का पूछा, उसने अगेन इंक्रीज या डिक्रीज का नहीं पूछा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिगर 2.1 शोज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट कॉफी अरेबिका। तो कॉफी का कोई प्लांट लग रहा है। दिस प्लांट प्रोड्यूसेस सीड्स विच आर यूज टू मेक कॉफी। देखिए उसने क्या भी दिया, कितना समझ आ रहा है आपका भाई। तो अच्छा पार्ट ए, ठीक है ये तो उसने डायग्राम बनाई है। कंप्लीट फिगर 2.1 बाय लेबलिंग द प्लांट स्ट्रक्चर बी एंड द प्रोसेस टेकिंग प्लेस बिटवीन सी एंड डी। तो उसने कहा है प्लांट स्ट्रक्चर बी इसका नाम बताएं और जो प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है हमारे दरमियान सी और डी के, उसका नाम लिख कर दें। अच्छा यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं पोलिनेशन और डेवलपमेंट के बाद यहाँ पे उसने हाईलाइट ही फ्रूट को किया। तो बी तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास फ्रूट है, जबकि सी के अंदर उसने हमें 2 सीड्स दिखाए और डी के अंदर उसने हमें 1 सीडलिंग दिखाया। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जर्मिनेशन हो रही है। जो 1 सीड है दैट इज डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट सीडलिंग, जो बाद में जाके उसी प्लांट के ऊपर हमारे पास एक फ्लावर बन जाएगा। तो इधर जर्मिनेशन टेक प्लेस कर रही है। ठीक है पार्ट 2 में वो क्या कहता है, द फ्लावर्स प्रोड्यूस नेक्टर इन नेक्टरीज एंड आर पोलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स सच एज बीज। ठीक है, सजेस्ट वेयर द नेक्टरीज आर लोकेटेड एंड हाउ दिस असिस्ट द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन। उसने कहा है कि जो फ्लावर है वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है, उसकी वजह से इंसेक्ट्स और बीज जो है हमारे पास जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं वो आके पोलिनेशन करते हैं। अच्छा नेक्टरीज कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और वो हमारे पास पोलिनेशन के प्रोसेस को किस तरह असिस्ट करते हैं। अच्छा जो हमारे पास नेक्टरीज की लोकेशन है वो एक सेल का जो बेस है, एक पेटल है हमारे पास, पेटल जो क्रोमा है हमारे पास अच्छी तरह कलर्ड है, खूबसूरत है, जिसकी वजह से वो आफ्टर ऑल अट्रैक्ट कर पाता है हमारे पास इंसेक्ट्स को। उसकी बेस पे हमारे पास ये होते हैं, क्या बोला उसने, नेक्टरीज होते हैं। ठीक है अच्छा और वहीं पे हमारे पास पोलन ग्रेन्स होते हैं और ये बोथ मेल और फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट दोनों के लिए सेम उसी जगह पे होते हैं। अब क्या है कि वहां पे होने की वजह से होगा क्या कि जी अगर तो उसने देखें हमारे पास एंथर से उठाया और जाना उसने पेटल की बेस पे ही है, और दूसरे जो पार्ट है फ्लावर का वहां पे हमारे पास जगह है स्टिग्मा, जिसकी वजह से क्या जी एंथर टू स्टिग्मा वो गया अट्रैक्ट होके पेटल को, और वहां पे भी उसको पोलन ग्रेन्स मिले, यहाँ पे भी थे एंथर स्टिग्मा, बहरहाल पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो गए और हमारे पास पोलिनेशन हो गई। तो ये सब कुछ होता है। तो पोजीशन उसकी है एट द बेस ऑफ पेटल्स विच इज हाईली कलर्ड स्ट्रक्चर्स, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं एट द बेस ऑफ पेटल्स। अच्छा which are close to anther and stigma respectively। अच्छा ठीक है, उसके बाद ये पोलिनेशन में किस तरह हमें मदद करता है कि द पेटल्स आर हाईली कलर्ड, वो हमारे पास कलर्ड होते हैं, दे अट्रैक्ट flowers or they attract bees insects and as the bee moves from one part to the other pollination takes place as plant moves as pollen moves pollens moves as pollens move from anther to stigma। तो ये सारी कहानी है how the places of the nectaries help in the process of pollination। अच्छा पार्ट 3 में वो क्या कहता है, आफ्टर पोलिनेशन पोलन ट्यूब्स ग्रो डाउन द स्टाइल, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ बी एंड इट कंटेंट्स। तो उसने पूछा कि भाई ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारे पास फ्रूट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है, वो फ्रूट किस तरह बनता है।
अच्छा, जब पोलन ट्यूब जो है हमारे पास वो स्टाइल के जरिए नीचे जाती है, स्टाइल के साथ वो नीचे चली जाती है, होता क्या है कि जो मेल गैमीट है हमारे पास, मेल गैमीट दैट कंबाइंस विद द फीमेल गैमीट, बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेट आती है उसे कहते हैं हम एम्ब्रियो, विच इज न्यूली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एम्ब्रियो के बाद जो हमारे पास रह जाता है ओव्यूल, ओव्यूल बन जाता है हमारे पास सीड के अंदर, और जो हमारे पास ओवरी है, ओवरी कन्वर्ट्स इनटू दी फ्रूट। सो दिस इज द होल थिंग हेयर। एंड जब सीड्स हमारे पास मैच्योर होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उनकी जो एम्ब्रियोज होते हैं वो न्यू प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आफ्टर पोलिनेशन, when male gametes and female gametes combine, zygote is formed, which transforms into embryo। ये एक चीज। उसके बाद क्या होना है कि जो पिछले बकाया जात हमारे पास ओव्यूल जो है, ओव्यूल हमारे पास बन जाएगा सीड, ओव्यूल बिकम्स सीड, एंड ओव्यूल बन जाएगा सीड, और जो हमारे पास ओवरी है, ओ से ओवरी, वो ट्रांसफॉर्म होती है हमारे पास फ्रूट के अंदर। ओवरी चेंजेस इनटू फ्रूट। सो दिस इज योर आंसर। ओवरी जो है वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी। पार्ट बी में वो क्या बोलता है, कॉफी अरेबिका plants produce a chemical called caffeine which is high concentration is toxic to the insects, suggest why the production of caffeine is useful to the plants। ये भी अब देखें, कैफीन उसने कहा कि हाई कंसंट्रेशन में होती है जो कि इंसेक्ट्स को टॉक्सिक है, इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है, तो जाहिर सी बात है वो प्लांट से बचाएगी, इंसेक्ट्स को बचाएगी प्लांट से। प्लांट्स उस पर आकर उसकी एक्टिविटी को हैम्पर, उस प्लांट को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो वो जो हमारे पास जितने भी इंसेक्ट्स हैं दे वुड नॉट बी एबल टू ईट द प्लांट इटसेल्फ, वो प्लांट पे अटैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो उसके लिए ऑलरेडी टॉक्सिक है। सो द इंसेक्ट्स वुड स्टे अवे फ्रॉम प्लांट्स रादर देन फीडिंग ऑन देम। ठीक है, फीडिंग ऑन देम। अच्छा, अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड ही है। उसके बाद कैफीन इज फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बट इन सम पार्ट्स द कंसंट्रेशन इज नॉट मच हायर देन अदर्स। ठीक है, सजेस्ट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू द प्लांट टू हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन इन डिफरेंट पार्ट्स। अब उसके अगर फ्लावर के ऊपर कैफीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है तो देखें फ्लावर के ऊपर होगी तो पोलिनेशन ही टेक प्लेस नहीं करेगी। पोलिनेशन भी तो करवानी है ना भाई, इंसेक्ट नहीं पोलिनेशन करानी, आप किस दुनिया में रह रहे, तो उसको चाहिए तो इंसेक्ट्स उसको बहरहाल चाहिए तो सही, लेकिन एक स्मॉल अमाउंट में जो उसके बेनिफिशियल काम करें, उसको नुकसान ना पहुंचाए आके। अब फ्लावर है, उस फ्लावर के जरिए सारी उसने पोलिनेशन करनी, इंसेक्ट्स बीज ने आना, इंसेक्ट्स ने आना, उस पर पोलिनेट करना है हमारे पास। अगर वो हमारे पास उस पर भी हमारे पास कैफीन तो उसने ऊपर अटैच होगी, कैफीन थप्पी होगी उसने हमारे उसके ऊपर, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप करवा लो, अगर आप करवा सकते हो सेल्फ पोलिनेशन। फिर आप सेल्फ पोलिनेशन ही करवाओगे, क्रॉस पोलिनेशन फिर कोई नहीं होने वाली है आपकी। तो होना क्या है, if the plant doesn't have much concentration of caffeine on the near the flowers, then only it is possible that the plant would cross pollinate। अब उसके ऊपर कैफीन होगी, कैफीन टॉक्सिक है इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट्स करीब आएंगे कोई नहीं, तो वो प्लांट जो है देन इट वुड ओनली कैरी आउट सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन हो ही नहीं पाएगी अनलेस अनटिल आप में से कोई एक इंसान हिम्मत करके क्रॉस पोलिनेशन करवाए उसके पास जाके। अब ये तो मुझे नहीं पता कैफीन सच में कितनी टॉक्सिक होती है, तो वही बेहतर बता सकते हैं। उसने लिखा है 12 इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक होती है।
then it is only possible that if the plant does not have much concentration of caffeine in the flower, it is only possible that it can cross pollinate. तभी क्रॉस पोलिनेशन होगी, अदरवाइज इट वुड नॉट टेक प्लेस। अगर तो उसके पास नहीं है, हमारे पास कैफीन ज़्यादा नहीं है फ्लावर के करीब, तो ही क्रॉस पोलिनेशन करवाएगा, अदरवाइज नहीं। ये भी उसके लिए इसेंशियल है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हमने बॉटनी भी कर ली, ठीक है, हीमाटोलॉजी भी कर ली हमने, और उसके बाद अच्छा अब हम जा रहे हैं न्यूरो की तरफ। ठीक है, कैफीन इज अ ड्रिंक दैट मैनी ह्यूमंस एंजॉय। ठीक है, द कैफीन इन द कॉफी कॉजेज द ब्लड टू रिलीज एड्रीनलिन। ठीक है, यूजिंग कैफीन एंड एड्रीनलिन एज एग्जांपल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ड्रग एंड अ हार्मोन। अब हार्मोन जो है वो न्यूरो में से आया है, ड्रग जो है वो फार्मा में से आया है। तो हार्मोन्स क्यों है हमारे पास उधर से, न्यूरो में से क्यों है? क्योंकि हमने तो जनाब ब्रेन वाले चैप्टर में से पढ़ा हुआ था। खैर, ड्रग्स तो कन्फर्म बात है, हमारे पास फार्मा में से ही आए हैं। अच्छा जी, ड्रग और हार्मोन के दरमियान फ़र्क बताएं। ड्रग कोई भी ऐसा केमिकल है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है जो आपके बॉडी के अंदर किसी भी केमिकल रिएक्शन को आल्टर करता है। दैट इज डिफाइंड एज अ ड्रग विच आल्टर्स द फंक्शन, आल्टर्स द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। हार्मोन जो है, हार्मोन हमारे पास इट इज सिक्रीटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड। जो हार्मोन है वो किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू को अपनी एक्टिविटी में चेंज लाने के लिए क्या ले मोटिवेट करता है। मोटिवेट तो नहीं करेंगे, मतलब उसको असरअंदाज करता है कि वो जो ऑर्गन है या वो जो पर्टिकुलर टिश्यू है वो कोई चेंज करे, जिसकी वजह से जो बॉडी है हमारे पास वो अपने जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन कर पाए। और जो हमारे पास हार्मोन है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाते हैं। ड्रग्स जो है मेनली वो हमारे पास लेबॉर्ट्रीज में ही बनती हैं। तो ये मेन फ़र्क है हमारे पास ड्रग का और हार्मोन का। तो अच्छा, उसने कैफीन और एड्रेनालिन ने उसको एग्जाम्पल भी दें, एग्जाम्पल पहले ही बता दी है। तो कैफीन इज अ ड्रग। अच्छा, कुछ नेचुरल ड्रग्स भी होती है हमारे पास जो प्लांट से ऑब्टेन की जाती हैं। कैफीन इज अ ड्रग कि फिशेस के लेवर से काफ़ी सारी मेडिसिन ऑब्टेन की जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है सारी ड्रग्स हमारे पास लेबॉर्ट्रीज में प्रोड्यूस हों। कैफीन इज अ ड्रग, और ड्रग क्या है? अ ड्रग इज अ सब्सटेंस, इज अ सब्सटेंस दैट drug is a substance that alters the normal chemical reactions taking place in your body, taking place in your body या human body, जो मर्जी मर्जी लिख रहे हैं, in your body। जबकि एड्रीनलिन जो है हमारे पास वो एक हार्मोन है। एड्रीनलिन is a hormone released by adrenal glands, released by adrenal, जो हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स के जरिए रिलीज होता है। डेट और हार्मोन क्या होता है? अब आगे हार्मोन की डेफिनेशन करनी है। आ हार्मोन इज अ मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो किसी खास पर्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपनी होमोस्टेसिस, खुद को होम्योस्टेसिस कर पाती है। तो हार्मोन इज अ मॉलिक्यूल डेट influences particular organs and tissues to uh, perform certain actions that help the body to do homeostasis। स्टेटिस क्या फर्क? होम्योस्टेसिस, ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। अच्छा जी, स्टेट टू इफेक्ट्स ऑन द बॉडी ऑफ ड्रिंकिंग अ कॉफी दैट कंटेन्स कैफीन। एक चीज तो ये कि चाय में भी कैफीन होती है। चाय पियो तो आपको रात को, मेरी तो नींद रात को काम हो जाती है खैर चाय पीने से। अब तो इसका मतलब क्या है कि चाय जो है दैट इज अ स्टिमुलेंट, इट इज नॉट अ डिप्रेसेंट।
तो ये आपके जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी को ही स्टिम्युलेट करेगा हमारे पास जो कैफीन है। तो इट इज अ स्टिमुलेंट, इट इज स्टिमुलेंट, एक स्टिमुलेंट है हमारे पास दैट सॉरी स्टिमुलेट्स द एक्टिविटी, stimulates the activity ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी स्टिमुलेट होने से क्या है कि जी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी विल इंक्रीज, बीपी विल इंक्रीज। अच्छा उसके अलावा क्या है हमारे पास, ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज ब्लड शुगर इंक्रीज कर जाती है। ये दो तीन वजूहत है जिसकी वजह से एक वो हमारे पास स्टिमुलेंट के तौर पे कैफीन ऐड करता है। जब ब्लड शुगर बढ़ जाएगी तो आपकी जो बॉडी टिश्यूज उसके पास जो एनर्जी है वो रिटेन रहेगी, बीपी बढ़ेगा तो आपकी बॉडी ज़्यादा देर तक टिक पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तो मेरे ख्याल कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया था बॉटनी वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमें क्या कहता है, द बार चार्ट इन फिगर 3.1 शो द परसेंटेज ऑफ टोटल ह्यूमन बॉडी मास फॉर द फर्स्ट फॉर द 5 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है जी, पार्ट ए में वो क्या कहता है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी मास मेड अप फ्रॉम 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स। तो ये है हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ऑक्सीजन 65 है, मुझे लगता है 99 आंसर आना है इसका। ठीक है, कार्बन है हमारे पास 10 बात 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये बनता है 8.5 है, ओ सॉरी 18.5 है कार्बन हमारे पास, रह गई हाइड्रोजन तो ये है 9.5। इसको कर लें एडिशन सब्सट्रैक्शन, ये बनता है कुछ 18.5 में ख्याल 92 बनता है। 9.5 जमा 65 यस नहीं 93 बनता है। ठीक, सो 93% ऑफ योर टोटल बॉडी मास इज मेड अप ऑफ 3 मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स, दीज आर दी हाइड्रोकार्बन, नहीं हाइड्रोकार्बन तो नहीं, ऑक्सीजन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 93%। पार्ट 2 में क्या कहता है, नेम 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी दैट कंटेन ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्ब ओ से ऑक्सीजन और हाइड्रेट से ओ एच ग्रुप याद आ जाना चाहिए आपको। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स जितने भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स चाहे मोनोहाइड्रेट्स चाहे ओलिगोसेक्राइड्स हैं, हमारे पास सारे कार्बोहाइड्रेट्स में CHO ही होता है। फिर हमारे पास दूसरी क्या चीज़ आती है, लिपिड्स। जितने भी लिपिड्स हैं अदर देन द फॉस्फोलिपिड्स, जितने भी लिपिड्स हैं उनमें हमारे पास ग्लिसरॉल होता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड की लंबी चेन होती है जिसे हम फैटी एसिड करते हैं। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दे बोथ आर मेड अप ऑफ CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो योर लिपिड्स या यहाँ पे फैट्स लिख लें, दे आल्सो आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अच्छा पार्ट बी में क्या कहता है, वाटर कंटेन्स द एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड मेक्स अप अ लार्ज परसेंटेज ऑफ एन अडल्ट्स बॉडी मास। डिस्कस व्हाई वाटर मेक्स अप सच अ हाई परसेंटेज ऑफ एन अडल्ट्स बॉडी मास। वाटर ना होता तो हम ना होते, कुछ भी ना होता। वाटर इज अ वेरी 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 इसेंशियल मॉलिक्यूल, वेरी वेरी इसेंशियल लिक्विड, पता नहीं क्या कहेंगे इसको आप, पर छोड़ें लंबी डिटेल में मेरे ख्याल जाने की ज़रूरत नहीं है। वाटर जो है आपकी बॉडी का एक सॉल्वेंट है। वाटर इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर आयंस एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आयन और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं वाटर से और वो उसके अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो इसी वजह से मोस्ट यू कैन से मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेकन प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक प्लेस इन अ सॉल्यूशन दिस वे, कि उसके अंदर वाटर होता है।
वाटर जो है हमारे पास एक आइडियल ट्रांसपोर्ट मीडियम है बिटवीन द ब्लड एंड द लिम्फेटिक सिस्टम्स या जाइलम एंड फ्लोएम, उसकी बात करें प्लांट्स के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि इंसान की बात करें तो ब्लड एंड लिम्फेटिक सिस्टम में वाटर इज एन आइडियल ट्रांसपोर्ट मीडियम्स, और कोई भी हमारे पास अच्छा ट्रांसपोर्ट मीडियम नहीं है। तो water is definitely, you can say arguably the most important biochemical of all। इसकी बगैर हम तो हो ही नहीं सकते थे। तो और वाटर इटसेल्फ क्यों इतनी बेहतरीन चीज है, क्यों इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है हमें। तो अच्छा ठीक है, वाटर इज एन सॉल्वेंट, वाटर इज अ सॉल्वेंट that is used as an effective transport and soluble medium in our body। The transport medium, the transport medium, uh, the transport, the transporting capability of water in blood and lymphatic systems allow all the biochemical reactions to take place, biochemical reactions to टेक प्लेस। तो एक तो ये वाटर इज एन एक्सीलेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, या इट इज एन एक्सीलेंट यूज एन इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल मीडियम इन आवर बॉडी। उसके अलावा यहाँ पे फिर दोबारा वो सॉल्युबल वाली बात आ जाएगी, जो साइटोप्लाज्म है वो भी वाटर होता है हमारे पास। और तो यहाँ पे मतलब कोई से बड़ी फिर वाटर के यूजेज आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन cytoplasm is mainly water itself। cytoplasm is mainly water। अच्छा उसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, बाकी सारी बातें मेरे ख्याल से हमने कर ली। ट्रांसपोर्ट की बात भी होगी, सोलबिलिटी की बात भी होगी। अरे पार्ट टू में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन वाई अ सेल फ्रॉम अ ह्यूमन टिश्यू विल बस्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ वाटर। तो अगर हम एक ह्यूमन सेल के या ह्यूमन टिश्यू को अब रख दें वाटर के अंदर तो वो क्यों फट जाएगा, उसके सेल जो है वो क्यों फट जाएंगे। यहाँ पे सारी बात आती है टॉनिसिटी की। जो प्लांट सेल है वो तो वाटर में इजीली सर्वाइव कर लेता है हाई वाटर कंसंट्रेशन में, लेकिन जो एनिमल सेल है वो नहीं कर पाता, क्यों, उसके पास सेल वॉल नहीं होती। सेल वॉल ही है जिसकी वजह से प्लांट सेल जो है सारी बदमाशी दिखाता है हमें, ठीक है ना। अच्छा अब हम जब एक एनिमल सेल को एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक क्या हमारे पास हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिसमें हमारे पास जो वाटर है वो कम होगा, तो उसमें क्या है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट्स में जो एनिमल सेल है उनमें कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए कि वो वाटर की एक्सेसिव एंट्री को ब्लॉक कर सके। तो यही मेन वजह, नहीं अदरवाइज तो क्या है कि जी उसने जब सेल को हम एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे, वाटर उसमें एंटर करेगा, सेल स्वेल करेगा और एक ओवरफिल्ड बैलून की तरह वो फट जाएगा। तो होना क्या है कि वाटर विल एंटर द सेल विया ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए वाटर जो है वो सेल में एंटर करेगा। अच्छा उसके बाद क्या है कि जी वाटर विल एंटर द वॉल थ्रू एंटर द सेल विया ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम
इंक्रीजेज अप टू अ सर्टन वैल्यू से इंक्रीज करेगा, सर्टन वैल्यू से इंक्रीज करेगा इनटू अप टू अ सर्टन वॉल्यूम, खास मिकदार से ज़्यादा वो वाटर रख भी नहीं सकता। सेल मेम्ब्रेन इज वीक, वो जी हम कमज़ोर, एंड ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू लैक ऑफ सेल वॉल, प्लांट में मैंने आपको बताया सेल वॉल होती है तो वो तो बदमाश है। लैक ऑफ सेल वॉल द प्लांट बर्स्ट्स, ठीक है, और बस प्लांट फट जाएगा या कह रहे रप्चर कर जाएगा। अच्छा, पार्ट सी में क्या कहता है, ह्यूमन टिश्यूज कंटेन डिफरेंट मैसेज ऑफ द एलिमेंट्स शोन इन फिगर 3.1 स्टेज जस्ट वन टिश्यू दैट कंटेन्स रिलेटिवली हाई परसेंटेज मास ऑफ नाइट्रोजन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। ऐसे टिश्यू का नाम पता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो, या बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब रिलेटिवली ज़्यादा हो। ऑब्वियसली अगर कोई सोचे तो हमारे पास मसल्स जो हैं उसमें नाइट्रोजन की अमाउंट जो है वो देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि मसल्स के अंदर हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन, जिम जाते होंगे आप में से कोई तो वो कहता है कि प्रोटीन ये खा लो तो मसल बन जाते हैं। वो सही कहता है वैसे तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन है, प्रोटीन से मसल बनना है। तो इट इज़ द मस्कुलर टिश्यूज विच कंटेन more nitrogen due to presence of proteins। इतनी सी बात है। ये आपका आंसर हो गया पार्ट सी का। वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहते हैं, स्नीज कैन बी ट्रिगर्ड by dust irritating receptor cells in the lining of the nose or throat during a sneeze. Air is exhaled from the lungs with some force and the eyelids closed, ठीक है। Suggest how the closure of the eyelids during a sneeze is coordinated। और छींक आती है आपको तो आपकी आंखें खुद ब खुद ही बांधनी होती है। अब चाहे तो उसको रोक भी सकते हैं, लेकिन वो बहुत अगेन वो बहुत तकलीफ दे अमल है, कभी करके देखिएगा। ये मतलब हमारे पास एक वॉलेंट्री एक्शन है, वॉलेंट्री, इट इज अंडर आवर कंट्रोल। तो अब वॉलेंट्री एक्शन के अंदर उसने पता कि जी स्नीज को किस तरह कोऑर्डिनेट किया जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे हमने जो नर्व इम्पल्स का पाथवे है वो डिफाइन करना है कि एन इम्पल्स, एक इम्पल्स जनरेट होती है हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन में, वो कैरी होती है जनाब हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। वहाँ पे रिले न्यूरॉन देखने को मिलते हैं। रिले न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक ऑर्डर ऑफर करता है, एक मैसेज ऑफर करता है जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं इफेक्टर तक, मसल तक, जिसकी वजह से हम अपना एक्शन जो है वो करते हैं। तो नंबर 1 चीज स्टिमुलस है। एंड इम्पल्स इज क्रिएटेड इन the sensory neuron due to a stimulus, ठीक है। then the impulse is carried to, उसके बाद इम्पल्स कैरी कहाँ जाती है हमारे पास, इम्पल्स इज कैरिड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम which contains relay neurons, relay neurons में क्या है, brain sends the message from relay neurons to motor neurons which carry the message to the रिले मोटर न्यूरॉन तक लेके जाते हैं, जो मैसेज कैरी करते हैं हमारे पास टू द इफेक्टर्स, या मसल होंगे यहाँ पे तो असल में मसल्स which leads to the effect of closure of eyes। तो ये होगी, यहाँ तक तो हम कर रहे थे, न्यूरो भी कर रहे थे, हाँ न्यूरो ही कर रहे थे, ठीक है।
पार्ट 2 में वो क्या कहते हैं, सजेस्ट हाउ स्नीजिंग कैन रिजल्ट इन डिजीज ट्रांसमिशन। तो पैथोलॉजी आप एक बेहतरीन मिसाल है छींक की। कोविड-19 वायरस फैलता ही सांस के ज़रिए था, फैलता ही छींकों खांसियों के ज़रिए था। तो जो पैथोजन है, जब हम हमारी बॉडी से जो पैथोजन, अब आपको पता है आपको छींक आती क्यों? क्योंकि आपका जो एयर पैसेज है उसके अंदर कोई ना कोई पैथोजन होता है जो आपकी बॉडी रिलीज करना चाहती है, जिसकी वजह से हमारे जो बड़े हैं उन्होंने हमें कहा है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह बोला करें। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब क्या कि अल्लाह तेरा शुक्र है। क्यों शुक्र है? कि हमारे अंदर से एक पैथोजन, एक ऐसी चीज़, एक ऐसा केमिकल, ऐसा केमिकल तो नहीं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने बाहर निकाल मारा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता था। इस वजह से हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो व्हेन यू स्नीज, जब आप स्नीज करते हैं, स्नीज योर बॉडी एक्सक्रीट्स, या निकाल देती है, फेंक देती है, एक्सक्रीट्स द अनवांटेड पैथोजेंस, अनवांटेड पैथोजेंस टू द सराउंडिंग्स। वो सराउंडिंग में आपके पास रिलीज हो जाते हैं। व्हेन यू स्नीज योर बॉडी रिलीज एक्सक्रीट पैथोजेंस टू द सराउंडिंग्स which can cause a disease in someone when he inhales the, किसी में डिजीज कॉज कर, जब वो इनहेल करता है हमारे पास, when he inhales the air close to one who sneezed। अब मेरे साथ मेरा भाई बैठा है, तो अगर मैं छांकी खींच है और उसमें कोई ऐसा पैथोजन है जिसके अंदर लैक ऑफ इम्यूनिटी की वजह से कोई ट्रबल क्रिएट कर सकता है, तो उसको ट्रबल हो जाएगा। पार्ट बी में क्या कहता है कि जी a sudden increase in light intensity can trigger sneezing in people। this is called photic sneezing। जो लाइट से, फोटिक मतलब फोटोन से निकले, लाइट से। it is estimated that 18 to 35% of the human population can be triggered to sneeze by an increase in light intensity। मतलब लाइट की मात्रा को बढ़ाओगे तो आपको छींक देखने को मिलेगी। अच्छा, इसके बाद 5 करना है, 6 है, और फिर 7 है, और फिर 8 भी है। अच्छा, तो अब वो कहता है कि जी, अच्छा ठीक है, द जेनेटिक बेसिस फॉर फोटिक स्नीजिंग इज नॉट फुली अंडरस्टूड बट इट इज थॉट दैट अ डोमिनेंट अलील इज इन्वॉल्व। ठीक है, गिव द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। देखिए इसमें क्या है कि अगर तो वो अलील होगी तो वो उस लाइट इंटेंसिटी की वजह से स्नीज करेगा, अगर अलील नहीं होगी तो वो स्नीज नहीं करेगा। इसकी वजह से हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं, आइदर ही वुड स्नीज, आइदर ही वुड नॉट स्नीज। इस तरह की वेरिएशन जिसमें हमारे पास आउटकम्स ही दो पॉसिबल, दो आउटकम्स हैं, उसको हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन जिसके अंदर हमारे पास डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स देखने को मिलते हैं। सो इन दिस केस only two phenotypes are seen। अब यहां पे हम जेनेटिक्स का रहे हैं। आर सीन विच आर, दो फिनोटाइप्स में से कौन है हमारे पास? एक तो हमारे पास इसमें है, दो फिनोटाइप्स हैं, एक है हमारे पास विच आर स्नीजिंग एंड नॉट स्नीजिंग। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इसमें दो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं, इसको हम कहते ही डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। पार्ट 2 लास्ट पार्ट में कहता है डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय अ टर्म डोमिनेंट अलील। अच्छा कुछ लोगों में, अब कुछ मतलब करेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जिसमें डोमिनेंट अलील रिसेसिव रिलेशनशिप होता ही कोई नहीं है, कुछ के अंदर डोमिनेंट अलील होती है। तो डोमिनेंट अलील कौन सी होती है? जो कि अब देखिए दो जीन्स हैं एक इंसान के अंदर, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव। जो डोमिनेंट है वो एक ऐसी अलील का जो इफेक्ट है, एक ऐसी अलील का जो फिनोटाइप है उसको सप्रेस कर देगी। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये कंडीशन होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। अगर तो दोनों डोमिनेंट होगी तो उसमें तो फिर कोई नहीं, डोमिनेंट रिसेसिव रहेगा ही नहीं। बट व्हेन इन अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, व्हेन वन अलील
masks or prevents the expression of the other, that particular allele is called the dominant allele. तो हम्म, अब आप पूछते हैं कि अलील इटसेल्फ, अलील होता क्या है? एक ही क्रोमोसोम है हमारे पास, लेट्स सपोज ये एक क्रोमोसोम है, इसका अगर ये एक जीन का हिस्सा है तो ये अलील वन है, और उसी के ऑपोजिट साइड पे जो दूसरा उसका है क्रोमेटिड, ये उसका अलील टू होता है। तो ये जीन पेयर्स होते हैं, द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन, दे आर कॉल्ड दी अलील्स। और हर इंडिविजुअल के पास एक ट्रेट के लिए एक पेयर ऑफ जीन्स होता है, और यही पेयर ऑफ जीन हमारे पास अलील्स होते हैं। तो when in a heterozygous condition, one allele masks or prevents the expression of other dominant recessive relationship is seen. Dominant recessive relationship is seen that particular allele that prevents expression of other allele prevents expression of other is called dominant allele. ठीक है, सो दिस इज व्हाट अ डोमिनेंट अलील रियली मीन्स। अच्छा, पार्ट बी में क्या है कि जी, जो पार्ट बी है हमारे पास, इसमें डेंटिस्ट्री भी है, इसमें गैस्ट्रो भी है। ठीक है, डेंटिस्ट्री और गैस्ट्रो ही है हमारे पास। पार्ट 5 में क्या कहता है? फिगर 5.1 शोज टू स्ट्रक्चर टूथ है और सलाइवरी ग्लैंड है हमारे पास। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टूथ शोन इन द डायग्राम। तो ये कौन सी नस्ल है हमारे पास टीथ की? ये तो आप डेंटिस्ट्री बता सकते हैं बेहतर तरीके से, लेकिन खैर आप लोगों को भी अच्छा खासा नॉलेज है। ये हमारे पास एक मोलर टाइप का टीथ है, और नेम द आउटर लेयर ऑफ द टीथ, इसको हम कहते हैं इनेमल। इनेमल, इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम कहते हैं इनेमल। ठीक, एक्सप्लेन हाउ द टूथ एंड द सलाइवरी ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू डाइजेशन इन डिफरेंट वेज। टीथ हैं, टीथ का मेन काम ही हमारे पास मैस्टिकेशन है, च्यूइंग है। द टीथ डू मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन गूगल कर लीजिएगा, मैस्टिकेशन क्या होता है। दे च्यू द पीसेस ऑफ मील या फूड into smaller pieces with larger surface area for digestion। तो ये उसका सरफेस एरिया काम कर देते हैं ताकि डाइजेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि डाइजेशन तेज तेज हो। और उसके अलावा क्या, विद लार्जर सरफेस एरिया फॉर डाइजेशन। और ये साथ में आप देखेंगे कि दे अलाउ द फूड to easily, the mastication allows the food in real words, the mastication allows the food to pass through pharynx and esophagus, through pharynx and esophagus। ज़्यादा बड़ा नवाला वैसे भी कहते हैं, लेना नहीं चाहिए खाने का, ईसोफेगस। तो ये तो था कि जी हमारे पास टीथ का। सलाइवरी ग्लैंड्स जो है, नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स लुब्रिकेट द फूड पीसेस, ताकि वो आसानी से पास कर दें अगेन। सो दे इजीली पास थ्रू, सो दे इजीली पास थ्रू, पास थ्रू व्हाट, दे इजीली पास थ्रू pharynx and ईसोफेगस। सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। अच्छा, सलाइवरी ग्लैंड्स एक ये, दूसरा क्या हम यहाँ पे लिखेंगे, lubricate the food pieces so they easily pass through pharynx and esophagus।
हम्म, हाँ, और उसके अलावा salivary gland secretes an enzyme called what? Salivary amylase secretes salivary amylase, which partially digests the starch content of food. तो ये था जी जवाब हमारे पास। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहता है? स्टमक वॉल produces different substances that are involved in digestion. Name two of these substances and explain how they are involved in digestion. तो आपको पता स्टमक वॉल दो सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है हमारे पास। दो का नाम लिखें, दो के काम, नाम और काम दोनों लिखें। तो एक तो उस म्यूकस रिलीज करती है। म्यूकस तो आपका जो स्टमक वॉल है उसको लाइन करती है ताकि HCl, वो भी अगेन स्टमक वॉल रिलीज करती है ताकि वो HCl जो है वो स्टमक वॉल को कुछ ना कहे। तो नंबर एक तो आप इस पे HCl रिलीज लिखेंगे ना, HCl is released which provides the optimum pH या optimum pH for digestion of food to take place। और अगली चीज जो है दूसरा, पेप्सिन रिलीज करता है। पेप्सिन एक एसिडिक पीएच में ही अपनी एक्टिविटी शो करता है जब वो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होता है। अगर एचसीएल रिलीज ना होता तो वो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट होता ही ना। अगर वो पेप्सिनोजन में कन्वर्ट ना होता तो वो प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स और स्मॉलर जो है प्रोटीन चेन्स में ना कन्वर्ट कर पाता। अगर तो पेप्सिन पेप्सिनोजन में ना कन्वर्ट होता इफ इट हैड नॉट गेट दी ऑप्टिमम पीएच विच इज प्रोवाइडेड बाय HCl एक्चुअली। तो pepsin is released, number two, which is converted into pepsinogen, not Pepsi, into pepsinogen in acidic environment या acidic environment, हाँ यही ठीक है, environment which breaks down proteins into smaller protein chains या पॉलीपेप्टाइड्स। ये सही है, पॉलीपेप्टाइड सही है। सो दिस इज योर आंसर। 4 नंबर का सवाल गया। अ हार्मोन कॉल्ड gastrin stimulates cells in the blood to release the substances involved in digestion. Some of the gastrin is produced in the duodenum. State how this gastrin reaches the stomach. देखिए गैस्ट्रिन की कुछ अमाउंट उसने कह दिया भाई हमारे पास ड्यूडेनम में प्रोड्यूस होती है, वो स्टमक तक किस तरह पहुंचेगी? सिक्रीशन की बात की, पहुंचेगी किस तरह? वो ब्लड के थ्रू पहुंचेगी। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन। हमारे पास सारे हार्मोन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते हैं। सो इट वुड रीच द स्टमक बाय ब्लड या ब्लड स्ट्रीम, जो मर्जी लिख लें, बाय ब्लड। सारे हार्मोन ब्लड में सिक्रीट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। चलो जी, पार्ट 6 में दोबारा हम आ गए जेनेटिक्स के ऊपर। क्वेश्चन 7 पहले कर लेते, छोटा लगता है देखने में। क्वेश्चन 7 क्या है? रूट हेयर सेल इज in a plant is respiring aerobically, name the structure within the cell that carry out aerobic respiration। aerobic respiration में क्या हमें देखने को मिलता है? हमें ग्लूकोज। नीचे ग्लूकोज बना दी, कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। रिमेंबर दिस, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड अ पावर हाउस वेयर द एरोबिक रिस्पायरेशन टेक प्लेस। और ग्लूकोज ही एक सेल की बहुत, मतलब सेल का प्राइमरी तो नहीं, मतलब एक सेल की एनर्जी जो है वो हमारे पास उसकी पावर जो है वो ग्लूकोज के साथ ही तयन की जाता है उसका। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो C6H12O6, this is your glucose that combines with 6 oxygen molecules to give me 6 CO2 molecules and 6 water molecules. This is your बैलेंस सिंबल इक्वेशन फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है,
अच्छा, पार्ट बी में क्या कहते हैं, द प्लांट एक्सपीरियंसेस चेंजिंग वेदर कंडीशंस इंक्लूडिंग हाई टेम्परेचर, हैवी रेन, हैवी विंड्स, लो ह्यूमिडिटी, स्टेट द वेदर कंडीशन दैट मे लीड टू अ root hair cell. Then no, highlight this thing: root hair cell respiring anaerobically and explain your आंसर। वेदर कंडीशन क्या आप इनमें से, ना तो हाई टेम्परेचर कुछ कह पाना है, हाई टेम्परेचर का फोटोसिंथेसिस के साथ ताल्लुक है, हाई विंड ने भी कुछ नहीं कहना, उसने भी फोटोसिंथेसिस बढ़ा देनी है, लो ह्यूमिडिटी ने फोटोसिंथेसिस घटा देनी है, तो ये तो उसने लिख दी फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन। हैवी रेन इज द ओनली लेफ्ट ऑप्शन। वाई? उसने रूट हेयर सेल की बात की है यहाँ पे, उसने एक जनरल प्लांट सेल की बात नहीं की, लीफ के सेल की बात नहीं की। रूट हेयर सेल ने अपनी ऑक्सीजन जो है वो प्लांट से क्या नाम है, सॉइल से ही एब्जॉर्ब करनी है। जब रेन होती है तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलती है सॉइल के अंदर, दैट इज सराउंडिंग दी रूट हेयर्स या रूट या प्लांट उसको जो सराउंड करती है, जिसकी वजह से वो एडिकेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसको मिलती कोई नहीं, और वो फिर आखिरकार एन एरोबिकली रिस्पायर करता है। तो उसके पास जो एयर स्पेस होती है वो भी कोई नहीं होती, क्योंकि उसमें वाटर आ गया। वाटर लॉगिंग, उसने खाली रेन नहीं लिखा, उसने हैवी रेन लिखे हैं यहाँ पे खास तौर पे। वाटर लॉगिंग अकर्स विच इफेक्ट्स द air spaces around the root hair cells and no oxygen is available, thus the plant has to respire and एरोबिकली। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर हमने कर लिया यहाँ पे 7 कर लिया, 6 करना है, जेनेटिक्स करनी है, और आखिरी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इकोलॉजी है आखिर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का लेते हैं। फिगर 6.1 शोज अ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। सारों को पता है ये डीएनए है, कभी तो कभी डीएनए अपनी जिंदगी में पढ़ा होगा इस शक्ल से। नेम दिस मॉलिक्यूल, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये क्या हो गया भाई, हाँ आगे लिख दें डीएनए। ठीक है, डिस्क्राइब 3 फीचर्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसके स्ट्रक्चर के ऊपर एक 3 खसूसियात इसकी लिखें। अच्छा, ये बात है 1953 की। 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने डीएनए के लिए वाटसन क्रिक मॉडल अपने नामों के ऊपर ही लिख के मशहूर होना चाहते थे, तहरीर कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इटसेल्फ किस चीज से मिलके बना हुआ है, नाइट्रोजनस बेस से। एक मिनट बना के दिखाता हूं, नाइट्रोजनस बेस से। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस दैट इज अटैच टू अ शुगर, रफ बना रहा हूं, और दैट शुगर इज लेटर ऑन अटैच टू a phosphate group, and this phosphate group is attached to another sugar। तो मतलब ये इस तरह करके, और ये फिर जो है ये नाइट्रोजनस बेस है, ये शुगर है, और ये फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक है, उन्होंने कहा ये जो स्ट्रैंड्स थे दे आर कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, ये एक दूसरे के साथ आपस में लिपटे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डबल हेलिक्स। इसके अंदर हमें देखने को मिलती है एक फॉस्फेट शुगर बैकबोन, वो मैंने आपको दिखा दी, ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स, एंड नाइट्रोजनस बेसेस आर ऑन द इनसाइड। फॉस्फेट शुगर बैकबोन, फॉस्फेट शुगर ये हेलिक्स के बाहर, और नाइट्रोजनस बेसिस के साथ जो शुगर अटैच है ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर डबल हेलिक्स के नाइट्रोजनस बेसिस, अब ये नाइट्रोजनस बेसिस है, यहां पे भी 2 हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये अटैच होती हैं विया
हाइड्रोजन बॉन्ड्स, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और ये पेयरिंग वेरी बहुत स्पेसिफिक होती है। अब आगे फिर वो AT होता है, CG होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ होती है, और साइटोसिन गुआनिन के साथ होती है। तो इन तीनों में से जो दिल चाहे लिख दो। तो आप सबसे पहले लिखेंगे इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारे पास डबल हेलिकल नहीं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है हमारे पास कि इट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स आर देन इट इज मेड अप ऑफ nucleotides that are themselves made up of nitrogenous bases, sugar backbone, शुगर, खाली शुगर लिख दें, और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। वो मैंने आपको सारा बता दी कैसे होता है, फॉस्फेट ग्रुप्स। अच्छा, ये एक चीज। उसके अलावा क्या हम लिख सकते हैं, छोटा कर भाई, ज्यादा बड़ी हो गई है। हाँ, बस ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनती है, और ऑपोजिट नाइट्रोजनस bases are connected by hydrogen bonds, and this connected by hydrogen bonds, और ये पेयरिंग जो है बहुत स्पेसिफिक होती है, एंड दिस पेयरिंग इज वेरी स्पेसिफिक। पार्ट बी में क्या कहता है, एनिमल सेल्स एंड बैक्टीरियल सेल्स कंटेन दिस मॉलिक्यूल। तो ये ठीक है जी, डीएनए तो सारों में ही होना है, अगर कोई चीज रहना चाहता है तो डीएनए तो उसको रखना पड़ेगा। तो डिस्क्राइब ऑफ द लोकेशन एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिफर इन एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल। एनिमल सेल के अंदर इट इज विद इन द न्यूक्लियस, डीएनए क्रोमोसोम्स में होता है, ठीक है। और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इट इज आउटसाइड द न्यूक्लियस, फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म। सो in animals it is present on chromosomes within nucleus, which is again a highly confined structure, जबकि एक मिनट, whereas in bacterias it is in whereas in bacterias it is in bacterias में वो कहाँ होता है, it is floating in the cytoplasm, floating in साइटोप्लाज्म। तो ये तुमने बात कर ली लोकेशन की, अब झगड़ा करना है हमने इसके साथ शेप के मुतालिक, इन कंपैरिजन कंपेयरिंग एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो एनिमल सेल्स के अंदर जो डीएनए है हमारे पास वो लीनियर होता है। एनिमल सेल्स के अंदर एनिमल सेल्स हैव लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल, इसके स्ट्रैंड्स होते हैं वो भी सही है, लेकिन चल। और बैक्टीरिया के पास सर्कुलर डीएनए होता है, बैक्टीरिया हैज सर्कुलर डीएनए। एक मिसाल इसकी प्लाज्मिड भी है,
सर्कुलर डीएनए विच इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, प्लाज्मिड वो जिसके जरिए आप वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन कराते हो, प्लाज्मिड वो सर्कुलर होता है बैक्टीरिया के अंदर। अरे पार्ट सी में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन हाउ दिस मॉलिक्यूल कंट्रोल सेल फंक्शन, सेल के फंक्शन को ये मॉलिक्यूल किस तरह कंट्रोल करता है। तो सेल फंक्शन के लिए दिस मॉलिक्यूल कंटेन्स codes for manufacturing डिफरेंट प्रोटीन्स एंजाइम्स भी नहीं, प्रोटीन्स। और फिर प्रोटीन्स में हमारे पास फॉल करते हैं एंजाइम्स आ जाएंगे, एंटीबॉडीज आ जाएंगी या अदर फूड प्रोटीन्स आ जाएंगी, अमाइनो एसिड्स, या बस ठीक यही बहुत है, ठीक है, एंटीबॉडीज। तो उसका काम है डिफरेंट प्रोटीन्स बनाना इस मॉलिक्यूल्स का, एंड दिस कोड is given to ribosomes which manufactures these proteins according to code। तो वो कोड के मुताबिक ये प्रोटीन्स मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या बात आई, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट प्रोटीन्स इन दिस कोड इज राइबोसोम, ठीक है। और फिर यही जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स या एंटीबॉडीज प्रोटीन्स कंट्रोल द एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो यूं सेल खुद की होम्योस्टेसिस करता है, समझ गए आप। तो लास्ट क्वेश्चन रह गया इकोलॉजी, बहुत आसान है दिखने में, तो नंबर कितने, 6 4 10 नंबर का सवाल है, पैराग्राफ 2। एंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन कैन वेरी विद टाइम। Table 8.1 shows how the global populations of humans and tigers are estimated to have changed between 1970 to 2000, ठीक है। Suggest factors that may be causing these changing in the two population and how the changes may be linked। अच्छा देखिए, 1970 के अंदर ह्यूमंस 3.6 थे, तो ह्यूमंस हो गए डबल, और टाइगर्स 35,000 से रह गए 5,000। भाई ऐसा क्या भयंकर काम कर रहे हो भाई, टाइगर सारे खत्म हो जा रहे हैं दुनिया से यार। अच्छा, अब उसने कहा है फैक्टर्स डेट मे बी कॉजिंग दी चेंजेस, ठीक है। और ये चेंजेस किस तरह लिंक करती हैं, ठीक है। इंसानों को रहने के लिए ना अपनी फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। इंसान है नहीं देखना उसके रास्ते में क्या चीज आ रही है, टाइगर जो ताकतवर है वो हमेशा कमजोर के ऊपर चढ़ जाता है। अब ह्यूमंस ने बायोडाइवर्सिटी के जरिए से अपनी फर्नीचर बनवाया, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंज्यूम किया, वुड कंज्यूम किया, टिम्बर लिया, क्या क्या लिया, जिसकी वजह से उसने बायोडाइवर्सिटी कर दी डिस्ट्रॉय। बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय करी तो प्लांट्स का, एनिमल्स का हैबिटेट, उनके इकोसिस्टम सारे कर दिए डिस्ट्रॉय, जिसकी वजह से टाइगर्स की जो है हमारे पास ग्लोबल पॉपुलेशन है इतनी ज्यादा स्वे डिक्रीज हुई है, क्योंकि हर इंसान जैसे पैदा होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, मेरे पास बड़ी गाड़ी, मेरे पास बड़ा घर हो, मेरे पास वो हो, मेरे पास ये हो। तो उस सारे को सेटिस्फाई करने के लिए इंसान उधर से ही, बायोडाइवर्सिटी से ही काफी सारी चीजें ऑब्टेन करता है, जिसकी वजह से लेटर ऑन that particular biodiversity, that particular habitat ecosystem, the animals living in that ecosystem, they suffer। So और उसी का ये आप सारे आपने चेंजेस देख देने कि अब बायोडाइवर्सिटी किस तरह सफर करती है, क्यों करती है, इंसान ऐसा क्या करता है, वो सारे अपने आप एक्सप्लेन करना है आप। और साथ ही साथ ये कि इंसानों को देखें, इंसान ने तो अपने लिए वैक्सीन बना ली, क्या क्या कर लिया, इंसान ने खुद को बचाना, अपनी मेडिकल इम्यूनिटी इंसान ने तो कर ली स्ट्रांग। टाइगर्स बेचारे वो अशरफुल मखलूकात तो थे नहीं, अब तो टाइगर्स थे उनकी मतलब उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो उनकी मेडिकल केयर उतनी नहीं रखी जाती जितनी एक इंसान की रखी जाती है। इसी वजह से ह्यूमंस जो हैं वो काफ़ी हद तक सर्वाइव कर देते हैं, टाइगर सर्वाइव नहीं करते। क्यों? उनका ध्यान रखने वाला है ही कोई, उनकी इम्यूनिटी कोई नहीं है, उनकी कोई वैक्सीनेशन नहीं हुई, उनको मेडिकल केयर नहीं हुई भी। तो इस तरह सारी वजूहत दे accumulate to the reason why, to the fact why the population of tigers is decreasing day by day। तो हम्म, तो
टाइगर पॉपुलेशन is decreasing and एक सेकेंड tiger population is decreasing and human population is increasing. ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है. देयर आर बेटर मेडिकल advancements made for humans and almost null importance has been given to veterinary medicine for last few years. उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिखोगे कि humans have been hunting the tigers to meet their needs and obtain substances from them. Humans have been destroying the habitats of tigers, their systems due to which biodiversity suffers and ecosystem and food chain is destroyed. And food chain is या फूड वेब लिखेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा. And food web is destroyed as a result due to human activities टाइगर जिंदा नहीं, टाइगर जिंदा है. टाइगर्स आर सफरिंग एंड दे आर डिक्रीजिंग. तो ये सारी वजूहात हैं. ओहो कहाँ चला गया भाई. यार तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है, यार तेरे इश्क जफा भी है वफा भी. इधर ठीक. टू थल्ले आओ जी. In 2010, the population of tigers had dropped to an estimated 3200. तो उन्होंने 1800 मजीद कम होना था अगले 10 सालों में. 13 countries in which tigers lived signed an agreement to double their tiger population by 2022. Explain why it is important to increase tiger populations and suggest ways of doing this. वजह एक ये कि आपने बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, उसको इंक्रीज करना है. इसकी मेथड क्या है करने कि आपने उनको एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट देना है टाइगर्स को जिसके अंदर वो सर्वाइव कर जाएं. साथ ही साथ आपने उनका जो हैबिटेट और उनके इकोसिस्टम उनको मजीद डिस्ट्रॉय नहीं करना. ये तो नहीं ना कि आपने उनको जू में पाल देना सारों को. आपने जो उनके नेचुरल उनके अपने घर हैं उनको भी डिस्ट्रॉय नहीं करना. उस वजह से टाइगर पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज करेगी. आपने उनकी ब्रीडिंग जो है उस पर फोकस करना है. जो मेल टाइगर्स हैं उनको फीमेल्स के साथ ब्रीड करवाना ताकि उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए. साथ ही साथ आपने उनकी जो हंटिंग है उस पर भी वाज़ेह तौर पर पाबंदी लगा देनी है. हंटिंग पाबंदी लगा देनी है. हंटिंग में पाबंदी कैसे लगेगी कि आप अपनी लोगों तक आप अवेयरनेस पहुंचाओगे कि हाँ भैया ऐसे नहीं करना होता, ठीक है ना. तो दीज आर द मेथड्स विच कैन बी डन या विच दीज 13 कंट्रीज 13 मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश होंगे इन विच. तो ये 13 कंट्रीज हैं उन्होंने तो बहरहाल किया. ऐसे ही होना है ऑब्वियसली. और इस सब की वजह से होगा क्या कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहेगी और जो टाइगर्स है दे वो एक्सटेंट नहीं होंगे. सो टाइगर्स वॉन्ट गेट एक्सटेंट. टाइगर्स जो हैं वो जिंदा है, टाइगर जिंदा रहेंगे. टाइगर्स वॉन्ट गेट एक्सटेंट
extinct, rather the biodiversity would be conserved। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहेगी। उसके साथ साथ हम यहाँ पे और क्या लिखेंगे? अच्छा, वेज आपने बताना है, ठीक है। वजह वजह तो यही है ना, द वेज आर, नंबर 1 पे आप लिखोगे कि प्रोहिबिट, पाबंदी लगा दें जी, प्रोहिबिट हंटिंग ऑफ टाइगर्स। ठीक है। दूसरा, इनिशिएट methods to reconstruct and reform the natural habitats या इकोसिस्टम्स लिख लें यहाँ पे, इको सिस्टम्स ऑफ टाइगर्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एक सेकंड सिर्फ। और साथ ही साथ इंक्रीज अवेयरनेस को तो साइड पे रखें ना, ब्रीड द फीमेल टाइगर्स with male ones so their population increases। आपने उनकी कंट्रोल्ड ब्रीडिंग करवानी है, ठीक है ना। So these are the ways by which this can be done and this also brings an end to our this past paper। शुक्रिया जिन भाई लोगों ने, जिन बहनों ने ये वीडियो देखी। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू कीजिएगा। और एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर लाइफ। टेक केयर, गुड बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।